नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता में। सत्ता में हम हर रोज आपके लिए राजनीति से संबंधित कोई एक ऐसा मुद्दा लाते हैं जिससे सियासी गलियारों में खलबली मची होती है। और मौजूदा समय में तो महाराष्ट्र के सिवा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है राजनीति में जिसने सियासी गलियारों को हिला के रख दिया हो। सारे देश की जनता को, सारी राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं हिला दिया है इस मुद्दे ने। सबके अंदर एक भय आ गया है, कहीं हमारे दल में कोई एकनाथ शिंदे तो नहीं। एकनाथ शिंदे ने वाकई में मेहनत की, और जो मेहनत बागी होने में की जाती है, बगावत करने में जो मेहनत होती है, शायद वह मेहनत चुनाव लड़ने में भी नहीं होती। तो उस मेहनत का फल भी मिला। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनकर सामने भी आ गए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, जिनका अधिकार था इस पद पर, आखिर उन्हें कैसे दूर रखा गया? उन्हें दूर तो रखा गया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सबकी निगाहों में क्यों चढ़े हुए हैं? आखिर किस वजह से ऐसा हुआ और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी, आज हम इस कार्यक्रम में अवश्य देखेंगे। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? एकनाथ शिंदे को जिस तरह मुख्यमंत्री पद सौंपा गया, क्या यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है या मास्टर स्ट्रोक है? भारतीय जनता पार्टी का यदि यह मास्टर स्ट्रोक है तो कहीं ना कहीं एनसीपी भी उनके निशाने में है। और यदि वह मास्टर स्ट्रोक है तो क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं? यदि नहीं तो यह मास्टर स्ट्रोक कैसा है? यदि एकनाथ शिंदे नया दल बनाने वाले हैं, यही कार्य तो शिवसेना के साथ भी हो सकता था, क्योंकि शिवसेना ने तो एक ढाई साल के मुख्यमंत्री बनाने की प्लानिंग की थी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वह बात क्यों नहीं मानी और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया? यह यदि मास्टर स्ट्रोक है तो फडणवीस को पीछे क्यों रखा गया? यह मास्टर स्ट्रोक कम, मजबूरी ज्यादा लगती है। आखिर महाराष्ट्र की सत्ता में वापस लौटना भी तो था। यदि यह मजबूरी है तो इस मजबूरी को खुद भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो आधिकारिक रूप में यह बात करते हुए नजर आ रहे थे कि 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। इस मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और यह सवाल उठते रहेंगे। आने वाले समय में यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था या मजबूरी थी। अमित शाह नहीं चाहते थे देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बीच की सारी अटकलें खत्म थी। एकनाथ शिंदे ने जैसे ही शिवसेना से बगावत की तो यह साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह कहा था कि मैं समंदर हूं, किनारे में घर मत बना लेना, वापस पलटकर वहीं पर आऊंगा, शायद वह बात सत्य होने जा रही थी। इतना ही नहीं, तमाम मीडिया चैनल्स में भी देवेंद्र फडणवीस का यह बयान बार बार दिखाया जा रहा था। तमाम मीडिया चैनल्स के एंकर्स ने भी इस बयान को रिट्वीट करना शुरू कर दिया था, दिखाना शुरू कर दिया था। यानी कि यह बात बिल्कुल साफ थी कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री, यानी कि इस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। लेकिन अचानक अमित शाह के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की जगह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बना दिया? क्या देवेंद्र फडणवीस इसके लिए वाकई में तैयार थे? आखिर कोई पूर्व मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री का पद उसे ही मिले, क्योंकि वह तो सत्ताधारी दल का नेता ही है। लेकिन बाहर से आया हुआ एक नेता, एक बगावती आता है और आपको बैकफुट पर डाल देता है और आपसे आपकी जगह छीनकर वहां पर काबिज हो जाता है और आपको
डिप्टी सीएम की जगह प्राप्त होती है। आखिर अमित शाह ने ऐसा क्यों किया, यह बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्यों नहीं चाहते अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना? आप सभी को पता है कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहलाते हैं, और यही नहीं, पूरी राजनीति के चाणक्य वह कहलाए जाते हैं। किसी पार्टी को तोड़ना हो या कहीं वोट बटोरना हो, किसी विधायक को खरीदना हो या उसे बागी कर देना हो, यह तकनीक अमित शाह को बखूबी आती है। और 2014 से अब तक अमित शाह इस तकनीक का इस्तेमाल लगातार करते रहे हैं। तभी तो यूं ही उन्हें राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। भारतीय जनता पार्टी का यह चाणक्य आखिर क्यों नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? लेकिन इसका भी एक कारण है। यदि हम बात करें देवेंद्र फडणवीस की, तो अमित शाह उन्हें पहले से ही पसंद नहीं करते थे। अमित शाह को देवेंद्र फडणवीस व्यक्तिगत रूप से भी पसंद नहीं थे। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़कर आते हैं, अमित शाह एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसका कारण यह था कि या चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या एमएलसी के चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में देवेंद्र फडणवीस ने जो परफॉर्मेंस दी थी वह काबिले तारीफ थी। लगातार उनकी चर्चाएं होती जा रही थी, वह ख्याति पाते जा रहे थे। अमित शाह को लगने लगा कि कहीं आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य न बन जाएं। अमित शाह को शायद यही खौफ था। इस खौफ के चलते अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के पद पर बैठा दिया, और पीएम मोदी के फोन के आने के बाद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हुए। इससे यह तो साफ हो जाता है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे। वह सोच रहे थे यदि मुख्यमंत्री का पद नहीं तो डिप्टी सीएम का पद भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। तो क्या अमित शाह के अंदर चाणक्य वाली बात का खौफ था, जिसको लेकर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर आसीन नहीं होने दिया? क्या अगला निशाना योगी आदित्यनाथ है? योगी आदित्यनाथ की चर्चाएं और ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। जिस जगह पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता था, और अब हर जगह बाबा या योगी का नाम ही लिया जाता है। यहाँ तक कि उनके समर्थकों को यह भी लगने लगा है कि आने वाले समय में भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को ही देखा जाएगा। साफ हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने वह ख्याति पा ली है जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती थी। नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को ही देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की इस ख्याति को लेकर क्या अमित शाह परेशान नहीं हुए होंगे, जिस तरह वे देवेंद्र फडणवीस की ख्याति को लेकर परेशान हो गए और उनकी पदोन्नति के बजाय उन्हें एक सीढ़ी नीचे उतार दिया, एक पायदान नीचे फेंक दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ की इस ख्याति से भी अमित शाह परेशान होंगे? यह बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। हो सकता है कि अमित शाह आने वाले समय में अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हो। भले ही अमित शाह की ख्याति बहुत है, बहुत बड़ी ख्याति उन्होंने प्राप्त की है, भले ही वह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक्शन को देखकर और बाबा बुलडोजर का जो उन्हें नाम मिला है, तो उस ख्याति से कहीं ना कहीं अमित शाह परेशान होंगे। तो क्या देवेंद्र फडणवीस की तरह अगला निशाना योगी आदित्यनाथ होंगे? इस खेला में शामिल है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे जिस तरह कांग्रेस और एनसीपी के साथ लगातार अपने इस गठबंधन को चला रहे थे, तो हिंदुत्व को लेकर काफी बातें उठ रही थी कि अब उद्धव ठाकरे उस हिंदुत्व पर नहीं चल रहे हैं जिसकी नींव बाल ठाकरे ने डाली थी। इस बात से परेशान उद्धव ठाकरे क्या वापस भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना चाहते थे? यदि वह हाथ मिलाना चाहते थे तो वह इकट्ठे गठबंधन नहीं तोड़ सकते थे, अचानक गठबंधन नहीं तोड़ सकते थे।
इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र तैयार किया जिसमें एकनाथ शिंदे एवं अन्य 40 विधायक शामिल थे और इस बगावत का खेल रच डाला जिससे कि पार्टी अल्पमत में आ जाए और सरकार गिर जाए। ऐसा ही हुआ। हो सकता है यह स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे तैयार की गई हो, लेकिन जनता को वह दिखाई नहीं दे रही। जनता को वही दिखाई दे रहा है जो उनको दिखाया जा रहा है। तो क्या उद्धव ठाकरे भी इस खेला का हिस्सा हैं? क्या यह स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे लिखी गई है? आप सभी ने देखा कि किस तरह एक स्क्रिप्ट चल रही है। हो सकता है यह स्क्रिप्ट हो, लेकिन जिस तरह तमाम सांसद है जो शिवसेना के, वह कह रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की दोस्ती करा रहे हैं, अब इनको एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है कि अब वह पार्टी जो पहले थी, अब वह फिर से बनने के लिए तैयार है। इस स्क्रिप्ट का अब अंतिम चरण सामने आ चुका है। अब फिर से वही पार्टी एक हो जाएगी। एकनाथ शिंदे फिर से शिवसेना में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना फिर से मिलकर एक सरकार को चलाएंगे। यह बातें सामने आ रही हैं। इन बातों में कितनी हकीकत है वह आने वाले समय में पता चलेगा। यदि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक होकर शिवसेना बना लेते हैं और इस गठबंधन को चलने देते हैं, तो यहाँ से साफ हो जाता है कि यह एक स्क्रिप्ट थी जो पर्दे के पीछे लिखी गई थी और जनता को पर्दे के आगे की ही सारी चीजें दिख रही थी। तो आपको क्या लगता है? आप हमें बताएं इस संबंध में, क्या वाकई में ये एक स्क्रिप्ट थी या एक संयोग है? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।